नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 के नामक के मूलतत्व विषय के वर्गों में आज हम चैप्टर नंबर 7 साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर में से आपको टोटल 8 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सेक्शन ए में 1 मार्क्स का वैकल्पिक प्रश्न पूछा जाएगा। सेक्शन बी में एक वाक्य में उत्तर देने के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा जाएगा और सेक्शन सी में 3 मार्क का ऐसे 2 प्रश्न माने 6 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल 8 मार्क्स का एक चैप्टर आपको पूछा जाएगा। दोस्तों, यह सेक्शन सी में 3 मार्क के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें खासकर आपको रोजनामचा माने प्रविष्टि के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो एक प्रश्न 3 मार्क का प्रविष्टि के संदर्भ में होगा और दूसरा एक प्रश्न थियरिकल भी हो सकता है। इस प्रकार टोटल 8 मार्क्स के प्रश्न इस चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों, साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन 7वां चैप्टर हमारा जो है वो इस प्रकार देखें तो 8 मार्क्स इसमें पाना आसान है। इस चैप्टर में हमें दोस्तों टोटल 5 मुद्दों की पढ़ाई करनी है, जिसमें सबसे पहला प्रस्तावना, दूसरा विसर्जन का अर्थ, तीसरा पीढ़ी और साझेदारी का विसर्जन, चौथा साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन और 5वां विसर्जन की हिसाबी असर है। दोस्तों, तो सबसे पहले प्रास्ताविक देखें। तो अभी तक हमने माने आगे के चैप्टरों में हमने साझेदार का प्रवेश, निवृत्ति या मृत्यु के कारण साझेदारी में बदलाव हो परंतु धंधा चालू रहे ऐसे व्यवहारों का अभ्यास किया। माने प्रवेश, साझेदार का प्रवेश और निवृत्ति या मृत्यु के चैप्टर में हमने ऐसा देखा कि साझेदारी में बदलाव हो रहा है, माने साझेदार बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन धंधा चालू रहता है। अर्थात कि साझेदारी का अंत आता है, फिर भी साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन नहीं होता है। परंतु जब दोस्तों चालू पीढ़ी और उसका धंधा बंद हो जाए और सभी साझेदार मुक्त हो जाए, माने साझेदारों में से अलग हो जाए, तब साझेदारी पीढ़ी का और साझेदारी का अपने आप अंत आता है। दोस्तों, जब साझेदारी पीढ़ी ही बंद हो जाएगी तो साझेदारी पीढ़ी के साथ साथ साझेदारी का भी अंत होने वाला है। विसर्जन से संबंधित व्यवहारों का हम इस पाठ में अभ्यास करेंगे, माने इस चैप्टर में हम विसर्जन संबंधित अभ्यास करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों विसर्जन का अर्थ देखेंगे। विसर्जन अर्थात संबंधित बातों के अस्तित्व का अंत, मानी जो भी संबंधित बातें हैं उसका अस्तित्व खत्म हो जाए तो उसे विसर्जन कहा जा सकता है। यह साझेदारी और साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के संदर्भ में अभ्यास करना है। दोस्तों, यहाँ हम साझेदारी और साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के संदर्भ में पढ़ाई करेंगे। तो 2 बातों का विसर्जन में ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन और दूसरा साझेदारी का विसर्जन। माने विसर्जन 2 प्रकार के,
पेढ़ी का विसर्जन और साझेदारी का विसर्जन। दोस्तों, जब साझेदारी पीढ़ी अपना व्यावसायिक कामकाज हमेशा के लिए बंद करे, मानी साझेदारी पीढ़ी अपना धंधा बंद कर दे, पूर्ण रूप से बंद कर दे, अर्थात कि कानूनी दृष्टि से पीढ़ी का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए, तब उसे साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन कहते हैं। माने धंधा पूर्ण रूप से बंद हो जाए, साझेदारी पीढ़ी अपना कामकाज बंद कर दे, तो उसे साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन कहेंगे। संक्षिप्त में, जब चालू पीढ़ी बंद हो जाए और उसका धंधा बंद किया जाए, तब उसे पीढ़ी का विसर्जन कहते हैं। एक के अलावा बाकी के सभी साझेदार पीढ़ी से मुक्त हो, तब भी साझेदार पीढ़ी का अंत आता है। दोस्तों, साझेदारी में जितने भी साझेदार हैं, उसमें से एक अलावा बाकी साझेदार साझेदारी से अलग हो जाए, फिर भी धंधा चालू रहता है, लेकिन वो चलाने वाला साझेदार एक होगा, तब पीढ़ी व्यक्तिगत मालिकी की बनती है। इसलिए उस प्रकार के विसर्जन को भी पीढ़ी का विसर्जन कहते हैं। माना कि एक साझेदारी पीढ़ी में 5 साझेदार हैं और उसमें से 4 साझेदार अलग हो जाए, मुक्त हो जाए, और एक जो 5वां साझेदार है वो धंधा चालू रखे, पीढ़ी चालू रखे, तो अब मालिक एक हो गया दोस्तों। इसलिए इसे भी पीढ़ी का विसर्जन कहेंगे। कितनी बार पीढ़ी का चालू धंधा कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी को बेच दिया जाए, तब भी साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हुआ, ऐसा कहते। माने दोस्तों, जो भी पीढ़ी है वो किसी कंपनी को साझेदारी पीढ़ी बेच दी जाए, तो ऐसी स्थिति में भी साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हुआ, ऐसा कहा जाएगा। अब दोस्तों, पीढ़ी और साझेदारी का विसर्जन के संदर्भ में पढ़ाई करेंगे। मानी पीढ़ी का विसर्जन और साझेदारी का विसर्जन, ये 2 बातों की पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, पीढ़ी का विसर्जन और साझेदारी का विसर्जन दोनों का अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है, इसलिए अब हम ये दोनों के अर्थ देखेंगे। सबसे पहले पीढ़ी का विसर्जन किसे कहेंगे वो देखेंगे। दोस्तों, भारतीय साझेदारी कानून की कलम 39 के अनुसार पीढ़ी का विसर्जन करके सभी साझेदार मुक्त हो जाए, तब उसके बीच साझेदारी का अंत होता है और उसे पीढ़ी का विसर्जन हुआ, ऐसा कहेंगे। माने कानून, भारतीय साझेदारी कानून के हिसाब से पीढ़ी का विसर्जन करके, साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करके सभी साझेदार मुक्त हो जाए, तब उनके बीच साझेदारी का अंत हुआ और पीढ़ी का विसर्जन हुआ, ऐसा कहेंगे। इस प्रकार साझेदारी का विसर्जन करके पीढ़ी बंद की जाती है, तब पीढ़ी का विसर्जन हुआ, ऐसा कहेंगे। माने पीढ़ी बंद कर दी जाएगी और सभी साझेदार मुक्त हो जाएंगे, तो उसे साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन कहेंगे। ऐसे संयोगों में पीढ़ी का धंधा बंद होता है। परिणाम स्वरूप उसकी संपत्तियां बेचकर उसकी उपज में से पीढ़ी की जिम्मेदारी, माने पीढ़ी के जो भी दायित्व है वो चुकाए जाएंगे। माने धंधा दोस्तों बंद हो रहा है, धंधा साझेदार बंद ही कर दे रहे, तो ऐसी स्थिति में धंधे की जो भी संपत्ति होगी उसका निपटारा तो करना ही होगा। माने धंधा बंद कर दिया जाएगा
तो संपत्ति बेच दी जाएगी। उसके सामने जो भी दायित्व होंगे वो साझेदार वो संपत्ति जो बेची है उससे जो उपज होगी उसमें से वो जिम्मेदारी चुका देंगे। और जिम्मेदारी चुकाने के बाद रकम बचे तो ये बची हुई रकम में से साझेदार की पूंजी उनके करार के प्रमाण में वापस दी जाएगी। जब पेटी का समग्र धंधा बेच दिया जाए तो उसे साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन कहेंगे। मानी धंधा बेच दिया जाए तो साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन कहा जाएगा, क्योंकि धंधा बेच रहा है तो संपत्ति भी और दायित्व भी खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों साझेदारी का विसर्जन का अर्थ देखें तो जब कोई एक साझेदार की निवृत्ति, मृत्यु, दिवालियापन या अन्य कारण से धंधा बंद न किया जाए, बाकी के साझेदार धंधा चालू रखें, तब पुराने साझेदारी का विसर्जन होता है, ऐसा कहेंगे। मानी एक साझेदार निवृत्त हो या मृत्यु हो या एक साझेदार दिवालिया हो तो ऐसी स्थिति में बाकी के साझेदार धंधा चालू रखे तो उसे साझेदारी का विसर्जन कहा जाएगा। धंधे में से जाने वाले साझेदार के अलावा बाकी के साझेदार धंधा चालू रखते हैं। इसके परिणाम स्वरूप नई साझेदारी की रचना होती है, क्योंकि दोस्तों जो साझेदार साझेदारी से अलग हुआ है तो उस कारण बाकी के साझेदारों का लाभ हानि का प्रमाण बदलेगा, इसलिए नई साझेदारी की रचना होगी। सामान्य संजोग में चालू रहने वाले साझेदारों के बीच साझेदारी का प्रमाण बदलता है। इन संजोगों में पेढ़ी का विसर्जन नहीं होता है, लेकिन साझेदारी की पुनर्रचना होती है या पुनर्गठन होता है, ऐसा कहा जाएगा। और इस प्रकार नई साझेदारी पीढ़ी अस्तित्व में आएगी। मानी जब भी एक साझेदार अलग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में साझेदारी में बदलाव होगा, जिसे पुनर्रचना या पुनर्गठन कहते हैं, और उस कारण से नई साझेदारी पीढ़ी अस्तित्व में आती है। साझेदारों के बीच का संबंध है। साझेदारी दोस्तों साझेदारों के बीच का संबंध है, जबकि पीढ़ी सभी साझेदारों का सामूहिक नाम है। अब दोस्तों साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन के संदर्भ में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो साझेदारी और साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन के संदर्भ में अंतर देखें तो दोस्तों यहाँ अंतर के लिए सबसे पहले आधार लिया गया है और बाद में उस आधार पर साझेदारी का विसर्जन और साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन का अंतर लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों अर्थ लिखना है, तो साझेदारी का विसर्जन अर्थात साझेदारी का पुनर्गठन, और पीढ़ी के विसर्जन में लिखा जाएगा साझेदारी पीढ़ी का हमेशा के लिए अंत अर्थात साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। एक टॉपिक हो गया। अब दूसरा आधार पीढ़ी का अस्तित्व। दोस्तों साझेदारी के विसर्जन में पीढ़ी का अस्तित्व चालू रहता है, जबकि पीढ़ी के विसर्जन में पीढ़ी के विसर्जन का अंत आता है। तीसरा आधार ईसाबी चौपड़े। दोस्तों
साझेदारी का विसर्जन है उसमें तो साझेदारी चालू रहती है, पीढ़ी चालू रहती है, इसलिए ईसा भी चौपड़े चालू रहेंगे। जबकि पीढ़ी के विसर्जन में सभी संपत्ति और दायित्व का निपटारा होता है, इसलिए ईसा भी चौपड़े बंद कर दिए जाते हैं। चौथा आधार, हिसाबों का निपटारा। दोस्तों, अब हिसाबों का जो निपटारा है उसमें साझेदारी के विसर्जन के संबंध में पूर्ण रूप से हिसाबों का निपटारा नहीं होता है, लेकिन पुनः मूल्यांकन खाते से उपस्थित होने वाले लाभ या हानि साझेदारों के पूंजी खाते जमा या उधार किया जाता है। माने लाभ हुआ तो पूंजी खाते जमा और हानि हुई तो पूंजी खाते उधार लिखी जाएगी। और सामान्य रूप से जो साझेदार जाता है पीढ़ी से उसका हिसाब कर दिया जाता है, माने उसके भुगतान पत्र रकम जो है उसका हिसाब कर दिया जाता है। जबकि पीढ़ी का विसर्जन में हिसाबों का निपटारा होता है। वसूली खाते द्वारा संपत्ति का निकाल करके दायित्व चुकाया जाता है, माने संपत्ति बेचकर उसे जो उपज प्राप्त हो उससे दायित्व चुकाया जाए और रकम बचे तो साझेदारों के बीच हिसाब के निपटारा पेटे चुका दी जाती है। पांचवा आधार, अदालत का हस्तक्षेप। दोस्तों, साझेदारी का जो विसर्जन है वो स्वैच्छिक है और ये विसर्जन स्वैच्छिक होने से अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जबकि पीढ़ी के विसर्जन में जब आवश्यकता हो, माने जरूरी हो, तब अदालत हस्तक्षेप कर सकती है या अदालत द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। पांचवा आधार, असर। छठा आधार, असर। साझेदारी का विसर्जन हो परंतु साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन न भी हो। जबकि पीढ़ी के विसर्जन में दोस्तों पीढ़ी का विसर्जन हो तो अपने आप साझेदारी का भी विसर्जन हो जाता है। चौथा टॉपिक दोस्तों, साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन। दोस्तों, इस पाठ में माने इस चैप्टर में साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन से संबंधित महत्व की बातों माने आवश्यक बातों का ख्याल प्राप्त करना है हमें। माने सबसे पहले जो आवश्यक बातें हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद पीढ़ी के विसर्जन की हिसाबी असर का विवरणानुसार अभ्यास करना है। माने इस तरह से हमें दोस्तों इस चैप्टर विसर्जन के संदर्भ में महत्वपूर्ण 3 बातों का अभ्यास करना है। सबसे पहले पीढ़ी के विसर्जन की रीत या पद्धति, उसके बाद में विसर्जन के हिसाबों का निपटारा के संदर्भ में कानूनी और अन्य प्रावधान। माने जब भी पीढ़ी का विसर्जन हो तो उसके हिसाब के निपटारे के संदर्भ में कानूनी और अन्य जो भी प्रावधान है उसके बारे में, और अंत में विसर्जन की सामान्य विधि या प्रक्रिया के बारे में पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों अब हम पीढ़ी के विसर्जन की रीत या पद्धति के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों भारतीय साझेदारी कानून 1932 के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन निम्नानुसार 2 रीत या पद्धति से होता है। माने भारतीय कानून 1932 के आधार पर विसर्जन की 2 रीत या 2 पद्धतियाँ हैं। पहली, सामान्य विसर्जन या अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन, और दूसरा अदालत द्वारा विसर्जन। तो उसमें सबसे पहले सामान्य विसर्जन
या अदालत के हस्तक्षेप के बिना विसर्जन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अदालत के हस्तक्षेप के बिना निम्नलिखित किसी भी तरह से साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हो सकता है। माने सामान्य विसर्जन किस तरीके से हो सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो निम्नलिखित बातें आपको लिखनी है। पहला, सर्वसम्मति से, माने जब सभी साझेदार पेढ़ी का विसर्जन करने के लिए सम्मत हो, माने सभी साझेदार की अनुमति से विसर्जन हो, तो उसे सर्वसम्मति से विसर्जन ऐसा कहा जाएगा। और दोस्तों, इसे ऐच्छिक माने सभी साझेदारों की इच्छा अनुसार का विसर्जन कह सकते हैं। दूसरा, करार द्वारा। दोस्तों, साझेदारों के बीच पहले से ही निश्चित हुए करार की शर्तों के अधीन साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हो सकता है। माने जब भी साझेदारी का अस्तित्व बना होगा और साझेदारों ने करार पत्र तैयार किया हो, तो उसकी जो शर्त हो विसर्जन के संदर्भ में, तो उस शर्त के आधार पर भी पीढ़ी का विसर्जन हो सकता है। तीसरा, कानून द्वारा विसर्जन। दोस्तों, साझेदारी का जो कानून है उसमें बताए गए संजोग के आधार पर भी विसर्जन हो सकता है और उस कानून द्वारा अनिवार्य विसर्जन होता है, जो दो तरीके से, जिसमें पहला, सभी साझेदार या एक के अलावा सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो। दोस्तों, कानूनी तौर पर साझेदारी पीढ़ी के सभी साझेदार या एक के अलावा जितने भी साझेदार हैं वो दिवालिया घोषित हो तब। और दूसरा, पेढ़ी का धंधा गैर कानूनी बने तब पेढ़ी का विसर्जन होता है। मानी जो साझेदारी पीढ़ी है वो जो धंधा कर रही है वो कानूनी तौर पर गैर कानूनी बने, माने सरकार की ओर से उस पर प्रतिबंध लाद दिए जाए, तो ऐसी स्थिति में वो धंधा गैर कानूनी हो जाएगा, तो भी पीढ़ी का विसर्जन होता है। चौथा, निश्चित घटना के कारण। निश्चित घटना के कारण विसर्जन निम्न तरीके से होगा। पहला, यदि साझेदारी पीढ़ी निश्चित अवधि के लिए हो तो वह अवधि पूरी होने पर विसर्जन होता है। माने निश्चित अवधि के लिए साझेदारी बनाई गई हो तो अवधि खत्म होने पर अपने आप साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन होगा। जैसे कोई साझेदारी पीढ़ी 10 साल के लिए बनाई गई हो तो 10 साल खत्म हो तो अपने आप साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन हो जाएगा। दूसरा, निश्चित उद्देश्य के लिए स्थापित हुई हो, पीढ़ी निश्चित उद्देश्य के लिए रची गई हो तो उद्देश्य पूर्ण होने से पीढ़ी का अपने आप विसर्जन होगा। पांचवा, नोटिस द्वारा। स्वैच्छिक साझेदारी के संजोग में कोई भी साझेदार साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन करने का अपना इरादा दर्शाती नोटिस अन्य साझेदारों को देता है। इस नोटिस से दर्शाई तारीख से अथवा नोटिस मिले तब से उनके बीच साझेदारी का अंत होता है। इस प्रकार पीढ़ी का विसर्जन होता है। मानिए दोस्तों, 5 टॉपिक जो थे उस विसर्जन के, वो सामान्य विसर्जन माने अदालत के हस्तक्षेप बिना विसर्जन के टॉपिक थे। अब अदालत द्वारा विसर्जन।
दोस्तों कोई भी साझेदार अदालत का आवेदन करे तो निम्नलिखित संजोगों में अदालत पीढ़ी का विसर्जन करने का आदेश कर सकती है। माने साझेदार अदालत में आवेदन दे विसर्जन के लिए तो अदालत निम्न कारणों में विसर्जन का आदेश दे सकती है। पहला, कोई साझेदार अस्थिर दिमाग का हो, माने साझेदार अस्थिर दिमाग का हो, लेकिन जो साझेदार अस्थिर दिमाग का हुआ है उसका प्रमाण होना आवश्यक है। तो इस स्थिति में अदालत पीढ़ी के विसर्जन के संदर्भ में आदेश कर सकती है। दूसरा, कोई साझेदार पीढ़ी में अपने कर्तव्य निभाने में असमर्थ बने, माने जो साझेदार है जो काम कर रहा है वो अब काम न कर सके ऐसी स्थिति में आए तो तब भी साझेदार पीढ़ी के विसर्जन के संदर्भ में अदालत आदेश दे सकती है। तीसरा, कोई साझेदार पीढ़ी या पीढ़ी के व्यवसाय के हित के विरोध में काम करे, मानी साझेदारी पीढ़ी या उसका जो व्यवसाय है उसके विरुद्ध में काम करे। चौथा, कोई साझेदार व्यवसाय की शर्तों का उल्लंघन बार बार करे या जानबूझकर करे तो ऐसी स्थिति में भी अदालत विसर्जन का हुक्म कर सकती है। पांचवा, कोई साझेदार पीढ़ी में से अपना संपूर्ण भाग अन्य साझेदार की सम्मति या अनुमति के बिना त्राहित पक्ष को बेचे, माने साझेदारी पीढ़ी के लाभकर्ता के सिवा दूसरों को बेचे तो ऐसी स्थिति में भी अदालत विसर्जन का आदेश दे सकती है। छठा, पीढ़ी लगातार हानि कर रही हो और हानि के अलावा पीढ़ी का व्यवसाय चल सके ऐसा न हो तब, माने जो भी व्यवसायी का है, जो भी साझेदारी पीढ़ी है वो लगातार हानि कर रही है और हानि के बिना भविष्य में भी व्यवसाय चलाना संभव न हो तो ऐसी स्थिति में भी अदालत विसर्जन का आदेश दे सकती है। और सातवां, अदालत को योग्य लगे, माने उचित लगे, ऐसे अन्य किसी भी संजोग में पीढ़ी के विसर्जन का आदेश दे सकती है। माने इस प्रकार उपर्युक्त कारणों में अदालत द्वारा विसर्जन का आदेश दिया जा सकता है। अब दोस्तों आगे विसर्जन के हिसाबों के निपटारा के संदर्भ में कानूनी और अन्य प्रावधान के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ाई करेंगे।